अच्छा, जयपुर में बारिश हो रही है क्या आज से? हाँ सर, सर कल रात 10:30 बजे से हो रही है, 12:30 1 बजे तक हुई। और अभी हम्म। सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक हुई। और अभी भी बादल ही है और हवा चल रही है। अच्छा अच्छा, कौन सा 95? हाँ, नहीं 97 सर। 97। जी। बताइए। ये सर इसमें मेरे को मैंने आंसर डी मार्क करा है क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये 3 है। तो आपने जनरली बताया था 3 में से एक फैक्ट सही होता है। और आंसर पर सर इसमें आंसर की में 1 दे रखा है, 1। तो उसमें 2 है, तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा। देखो, पहली बात, 3 जो मिलान वाले होते हैं ना, एक हाँ, हाँ। उसमें मोस्टली ये होता है कि तो 1 होगा जब बहुत ज़्यादा हाँ, हो रहे हैं, नहीं तो मोस्टली 2 रहते हैं। हाँ, 3 तो बहुत कम चांसेस, पर आजकल 3 भी सही हो रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। हाँ, हाँ। और दूसरी बात, ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे ही आना चाहिए। अच्छा, ये जो हम छोटी क्लासेस में हाँ, पढ़ते थे कि छठी कौन सी। क्लास 8वीं क्लास में ही है ये। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, 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 अच्छा। बेसिक क्वेश्चन को तो आपको मतलब करना ही चाहिए, उसमें वो नहीं। ठीक। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है। सर अब अगला क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन सही है पर इसमें मेरे को डाउट है। क्वेश्चन 74। क्वेश्चन मैंने सही मार्क किया है पर मेरे को डाउट है थोड़ा सा। क्या किया है इसमें? सर 74। हाँ हाँ, बताइए बताइए, इसमें क्या दिक्कत है? सर ये इंग्लिश में बताऊं। अमंग बताइए। विच नॉट अ क्लास ऑफ अदर। सर इसमें कौन सी क्लास की बात हो रही है? ये है तो साइंस का क्वेश्चन कि ये प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा ये जो वो क्लासेस होती हैं, है तो उसका। पर इस पे क्या, कैसे मतलब मतलब इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि ये जो कुछ सिमिलर है, एक कौन सा हाँ। जो है उसके हटके है। अब ये अच्छा। जो तीनों है ना, ये सिमिलर है। ये है हाँ, अपने एरेकेनिडा का है, हाँ। और ये आर्थ्रोपोडा का है। तो बस आर तो ये। पढ़ा है। हाँ। अच्छा, तो क्लास, अच्छा ये। हाँ अब सर, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे मोस्टली जब यूपीएससी ने ऐसा पूछा है ना, डज नॉट बिलोंग टू, हाँ, ये मोस्टली ए आने के चांसेस रहते हैं। आप ये नोटिस करना, 2022 के पेपर में भी ऐसा हुआ है। हाँ, मतलब वो आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा कॉमन। और हाँ। ये तो ऐसा है कि वही है, एनसीईआरटी में मिलेगा ये चैप्टर आपको। 11th और 12th की बायोलॉजी पढ़ोगे ना आप, तो वहाँ पे हाँ, है हाँ। ये क्वेश्चन, वहाँ से मिलेगा अच्छा, आपको। अच्छा, 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 अच्छा। हम्म। नहीं, वैसे 11 12 के अलावा भी अगर अपन देखें ना कि ये हमने 8 9 10 तक पढ़े हैं, ये चीजें वही हैं लगभग। हाँ, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में दिया है बस। हाँ सर, मैं तो सही बताऊं, मेरा तो ये साइंस मैथ में शुरू से दिमाग नहीं लगता था। मैं तो ऐसा अरे था कि ऐसा भाई 10 मेंटेलिटी तक। मत बनाए, अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज कीजिए ना, इससे गलत बात है। अच्छा, अच्छा, आप हमेशा अगर वही धारणाएं बना के रखोगे तो फिर कभी सीख नहीं पाओगे ना। अच्छा। जैसे मैं पहले हिस्ट्री अ, को ऐसे बकवास मानता था मैं बचपन से, परंतु अब मुझे अच्छा लगता है, तो किसको ऐसा नहीं है। किसको हिस्ट्री को, किसको? हिस्ट्री ऐसा लगता था उसमें रट्टा करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, चीज़ें समझनी भी पड़ती है। तो वैसे आप थोड़ा अपना एटीट्यूड अच्छा, चेंज कीजिए सब्जेक्ट के प्रति, तभी अच्छा, सीख अच्छा, पाओगे। अच्छा। अब बताए अगला सर क्वेश्चन। सही, आप सही कह रहे हैं, मतलब सबके अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट में हाँ, इंटरेस्ट होते हैं या कम होते हैं। हाँ, पर सही कह इसका रहे मतलब ये नहीं कि अपन हैं। बहुत नेगेटिव हो जाए किसी सब्जेक्ट के प्रति। हाँ, वो भी तो है। हम्म। सर क्वेश्चन 67। क्या है इसमें, क्या दिक्कत है? सर 67 में वो, अच्छा। सर ए का ये सर मेवात मेवात मुझे पता है अपने राजस्थान में है। तो हम्म। सर अगर मैं ऑप्शन 2 काट दूं कि राजस्थान में मैंगो नहीं होता, ठीक है। हम्म। तो सर 67। ऑप्शन 2 काटने के बावजूद भी मेरा आंसर नहीं आ रहा। देखो ना, सुनो ना। अब देखो, इसमें हम्म, पहले बोल रहा है क्षेत्र है कोई दिया हुआ, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक हम्म, है। मेवात जो हम्म। आप मान के चलो राजस्थान के इलाका, तो राजस्थान में आम तो नहीं है। इसका हाँ, मतलब ये दो ऑप्शन तो गए काम से अपने, गए गए। हाँ, ठीक है। अब अपने को हाँ, पहला और तीसरों में चेंज चेंज करना है, ठीक है। हाँ, अब एक हाँ। कोरोमंडल तट है, तो कोरोमंडल तट किधर है अपना, इधर है ना। ये है, हाँ, चेन्नई वाला है, चेन्नई वाला। हाँ, हाँ, तो इधर सोयाबीन हाँ। तो पाई जाती है नहीं, सोयाबीन के लिए सबसे फेमस कौन है? एमपी है। एमपी है, हाँ। तो बस जैसे ये काटोगे तो आंसर आ गया। आ गया। अच्छा।
पर ये सर, ये मैंने आपको कल भी कहा था कि ये जो ऑप्शंस है ना, जो पुराने पेपरों में है, आजकल ऐसे आते ही नहीं है सर, जब से मैंने अटेम्प्ट देना शुरू करा है नहीं नहीं 2023 नहीं, से। ऐसा नहीं है, आजकल दोनों मिक्स करके हाँ आ रहा है। जैसे 2023 में तो हाँ उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, पर 24 और हाँ। 25 का पैटर्न देखोगे तो उन्होंने दोनों कंबाइन करके रखा है, तो आगे भी यही काम चलेगा, कॉम्बिनेशन मेथड ही चलेगा। मतलब ये वाले भी और जैसे हाँ 23 में था हाँ, वैसे भी। वैसे दोनों चलेंगे। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा 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 सर 65। इसमें क्या दिक्कत है? सर ये है, which of one of the process of the following process is involved in photosynthesis। सर फोटोसिंथेसिस ये पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सर जहाँ तक मैंने ऑप्शन डी मार्क करा है, जहाँ तक मुझे लगता है ऑक्सीजन प्लांट्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बात छोड़ते कर हैं। रहे हो, बेसिक्स क्यों से नहीं है तो? तो उल्टा कार्बन ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, तो आप तो बिल्कुल ही गलत अच्छा वो चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ये बात है। हम्म, तो ये दोनों ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, फूड वाला तो दिख ही रहा था, कट रहा था, क्योंकि सर फूड काहे का ऑक्सीडाइज होता है, फूड तो बनाता है वो। हाँ, दूसरी बात, अब हाँ देखो इन दोनों ऑप्शन से ही आएगा आंसर, ठीक है। कैसे? हाँ अब क्योंकि ये दो ऑप्शन तो चले गए ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल एकदम हाँ खराब उसके खिलाफ है, ठीक है। अब बात आती है हाँ स्थितिक ऊर्जा से, या मान के चलो पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फ्रॉम फ्री एनर्जी। फिर अगला हाँ इसमें बोल रहा है जस्ट इसका पॉजिटिव बोल रहा है, तो याद रखना हाँ जब हाँ। जहाँ पे सिमिलर टाइप से रहा जस्ट और पॉजिटिव बोले तो आंसर उन्हीं में से आता है। फ्री एनर्जी इज अच्छा कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर इट। भाई स्वाभाविक सी बात है, जब वो कोई मान के चलो आप खाना खाते हो, तो खाना खाने से आपको हाँ एनर्जी मिलेगी ना, फ्री से हाँ ही होती है, तो ये तो ऐसे कट जाएगा। हाँ एनर्जी स्टोर्ड होती है ना खाना खाने से, तो पेड़ हाँ। के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसमें वो अपना खाना है तो तैयार करता है ना, तो वो एक हाँ स्टोरेज एनर्जी के रूप में होगा ना। ओके। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको साइंस आना ही चाहिए, पर नहीं, आप बेसिक सी क्वेश्चन है ये। अच्छा सर, वैसे क्वेश्चन 62 डाउट है, बाकी मेरा आंसर सही है। अच्छा, इसमें क्या डाउट है आपको? 62। हम्म। सर मैं आपको बताता हूँ, the president shall make rules for more convenient transaction of business of government of India and for the allocation of ministers of the said business। ये आंसर ये सही है, बाकी ऑप्शन 2 गलत है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन शैल बी ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सर ये नहीं, गलत ये है, प्राइम मिनिस्टर, हाँ ये गलत। प्रेसिडेंट आएगा ये यहाँ पे। ये प्रेसिडेंट आएगा, और अगर दूसरा भी अगर देखें, फिर भी सर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर ऑप्शन होता तो कंसिडर करा जा सकता था, नो पर ये नो 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 प्रेसिडेंट नो है। नो नो, सब सारे नो। काम जो है प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। ये हेड ऑफ द अच्छा अच्छा। स्टेट होता है। हाँ हाँ, ये इलेक्टेड, सारे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड स्टेट। हाँ। हाँ, तो ये याद रखना, इसी के नाम पे होते हैं सारे काम। पर सर फिर ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम कब आता है, कहाँ आता है? कहीं नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा, ठीक है हेड ठीक ऑफ द है। स्टेट के नाम से ही सारे काम होते हैं। अगर कोई भी आपको जैसे बिल बनता है, तो बिल कब बनता है? जब प्रेसिडेंट हाँ साइन करता तभी बनता है ना। हाँ, जब भी बिल एक्ट बनता है या कानून बनता है, सही बात। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी डाउट है, आंसर सही है 50 नंबर में 50। आपको आंसर में डाउट है? हाँ सर, ये आपने शायद डिस्कस भी किया था, इसमें आपने आंसर, इसमें वैसे तो ए है, पर सर इसमें कैसे उस समय, सर ये जो है, जैसे एक मिनट इंग्लिश में दिखाइए सर मेरे को। हाँ सर, ये जैसे इसका आंसर तो लग रहा है आपने डिस्कस भी किया था उस वीडियो में, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, तो सर इसमें कैसे कैसे डेफिनेशन के उसमें कैसे पता लगे कि ये किसकी डेफिनेशन बोल रहा है? देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। मतलब जहाँ पे आप बायोडाइवर्सिटी का तो कंजर्वेशन कर रहे हो, साथ में ह्यूमन लाइफ भी, मतलब वहाँ पे लोग रहते भी हैं। तो देखना, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, इसमें क्या होता है, 3 प्रकार का एरिया होता है। एक कोर एरिया होता है, कोर एरिया, हाँ, ठीक है, बफर जोन फिर और उसके ट्रांजिशन बाद जोन। में बफर हाँ, जोन होता है, फिर ट्रांजिशन हाँ, जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये जो हाँ, कोर एरिया होता है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है।
नहीं होती, ठीक है, नहीं तो इससे होती। क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हो बफर जोन जाएगा। होता है, यहाँ पे अलाउ होता है परंतु रिस्ट्रिक्टेड मैनर में। हाँ ठीक है, ट्रांजिशन हाँ। जोन में जो है यहाँ पे मोस्टली ह्यूमन सेटलमेंट रहते हैं। तो ये दोनों का हम्म, कॉम्बिनेशन हो गया ना, जिसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन पूछ रहा है। पर याद रखना, यूपीएससी ने 2012 में क्वेश्चन पूछा था, उसमें नेशनल पार्क के बारे में हाँ। पूछा था। नेशनल नेशनल पार्क पार्क के बारे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर जैसे सर ये क्वेश्चन आगे के क्वेश्चनों में भी आया है, इसमें से जैसे 2024 में भी एक क्वेश्चन था, 25 में भी था, 23 में भी था, इसी इसी कॉन्सेप्ट से, ये बायोस्फीयर रिजर्व, बोटानिकल गार्डन। और सर ये कई बार ऐसे आता है कि मैं पुराने पेपर जब देख रहा था पहले, सर इसमें नाम दे रखे होते, ये कहाँ है, सिमलीपाल कहाँ है, बनारघट्टा कहाँ है, ये सब, ये सब, हाँ ये सब वैसे भी आता है ये। हाँ, तो उसको अपनी कमांड हाँ। बनाइए उसी अकॉर्डिंग। जी सर लास्ट डाउट है, नहीं लास्ट नहीं, एक और डाउट है, क्वेश्चन 30 आंसर गलत है मेरा। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? सर ये सर करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स आएगा ना? देखो, हाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पूछ रहा आपने को। ठीक है, बैलेंस हाँ। ऑफ पेमेंट फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग द कंस्टिट्यूट द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। देखो, कभी भी देखिए एक चीज़ याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चनों में नोटिस करना, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में याद रखना कि करंट अकाउंट भी आता है और कैपिटल अकाउंट भी आता है। कैपिटल पे आता है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ। जब भी यूपीएससी ऐसे हाँ क्वेश्चन पूछती है तो हमेशा याद रखना, दो स्टेटमेंट इसके बारे में देखी, दो इसके बारे में देखी। हाँ हाँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब अपने को देखना है भाई कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, जब जैसे करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। अब देखो, ये जो है ना, ये फॉरेन एसेट और ये स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर, ये आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं। जी 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 हाँ। ठीक है, तो जैसे 2 और 4 आप रिमूव करोगे, और अपने को पता है कि 2 ऑप्शन उसके होते हैं करंट अकाउंट के होंगे। जब 2 अकाउंट अपने कैपिटल अकाउंट वाले देख ले तो सी होगा आंसर। अच्छा। जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, तो ये भाई आपको देखना पड़ेगा ना, करंट अकाउंट मतलब जो आपको डेली बेसिस पे चेक करना पड़े, समझे ना। और इसका मतलब होता है कैपिटल इनफ्लो होने की बात हो जाए या आउटफ्लो हो। ठीक है, तो फॉरेन एसेट है, फॉरेन एसेट अगर बांध के चलो भारत में आ रहा तो कैपिटल इनफ्लो हुआ ना। स्पेशल ड्राइंग राइट ये भी उसी तरीके का होता है, तो ये भी मतलब कैपिटल को अपने इंडिया में आता है। पर ये जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल है, इनविजिबल जैसे मतलब उनके लिए आता है, सर्विस के लिए। तो ये सब ऐसी बात है, ये चीज़ें ऐसी है जो मान लो डेली बेसिस पे हो रही है, तो इनको करंट अकाउंट में मेंशन करना जरूरी होगा ना। अरे सिमिलर क्वेश्चन है, 2013 में भी आया था, 2013 में भी आया, 20-21 में भी, 21 में मिलेगा सर 20-21 में भी है। हाँ। और सर आखिरी क्वेश्चन में जो डाउट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 17। जी सर, इसमें मेरा आंसर मैंने सी लगाया था, पर इसमें आंसर की में बी दे रखा है। नो, सी है, सी है आंसर। सी है, तो वो आंसर की गलत है। और जहाँ से आपने मिलाया वो आंसर की गलत है, सी है। नहीं सर, ये अपनी सर ये यूपीएससी की ही की से मिलाया था सर। नहीं, आप चेक कीजिए दोबारा अच्छे, सी है इसका आंसर। अच्छा अच्छा, ठीक है, सी है। क्योंकि ना यहाँ साफ दिया है ना कि फिनोमेना ऑफ द हैबिटेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड बोला तो बहुत वाइड डिमांड होगी क्वेश्चन की। वाइड सारा कोई भी भाई, इसके भी तो बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है ना। जैसे भालू है, तो तुम्हें पता है कि वो भी भालू पाए जाते हैं जो कहाँ पे, ये जो बर्फ एरिया होता है वहाँ पाए जाते हैं। ध्रुवी होता है ना। तो इसी तरीके से इसके बारे में आप कंफर्म बोल ही नहीं सकते, तो ये तो वाइड अप्रोच होगी, तो सारे सही होंगे। अच्छा, मतलब इसमें तो अपन वाइल्ड गैस भी कर सकते हैं, जहाँ कैन दिख गया या ऐसा जहाँ दिख गया कि भाई क्वेश्चन की डिमांड बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। अच्छा, और ये तो कितना गलत ऑप्शन है, देखिए डी, हाइबरनेशन कैन नॉट बी। अरे ये कैसे, ये कितना गलत है, दिख ही रहा है, पॉसिबल ही नहीं हो। तो सी है आंसर इसका। ठीक है, हाँ ठीक है। बाकी तो हो ही गया, इजी थे काफी क्वेश्चन। सर इसमें देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 है क्लासिकल लैंग्वेज, अभी भी आया था क्लासिकल लैंग्वेज। 10 डिग्री चनाल अभी भी आया था। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन आता रहता है। तो इसीलिए तो पीवाईक्यू पे आपको क्या करना है, आरएनडी करना है करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। क्योंकि कुछ चीजों में अपडेट हो गया ना। तो आपको उस अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले 3 क्लासिकल लैंग्वेज आजकल ज्यादा हो गई है, 6 थी, कल अभी ज्यादा हो गई, 5 को और जोड़ा है। हाँ 11 हो गई है ना सर, अभी मैं
प्रीलिम से पहले रट के गया था ना। हाँ हाँ तो वही बात रट है। के गया था। हाँ सर ये चीज है। खैर अब सर वैसे 2013 वगैरह में भी डाउट है, अगर वो भी है तो पेपर देख लेते हैं एक बार। हम्म। सर इसमें क्वेश्चन नंबर 82। एक मिनट रुको, 2013 का 82। जी एक मिनट। अच्छा सर, अच्छा हुआ ना मैंने आपसे डायरेक्ट यही पूछ लिए, मेरे को जो मैंने अब समझ में आ गया ना कि कैसे है। क्यों सर, सही है ना? जरूरी है वो तो, डाउट क्लियर करना तो जरूरी है। 2013 कौन सा है? सर 82 और 81। नहीं, इल्बर्ट विवाद में क्या दिक्कत है, आप बताइए। सर मेरा आंसर गलत, अच्छा मैंने किसमें गलत लगा दिया सर। वैसे इसका आंसर सी होना चाहिए ना। हाँ सी है। मैंने सर बी लगा रखा है। ये सी हाँ आएगा ना। ये, हाँ इसी आएगा, डिस्क्वालिफिकेशन मजिस्ट्रेट। हाँ हाँ 82 हाँ। में क्या दिक्कत है? 82 में है, एक मिनट मैंने क्या लगाया, ये सर मैंने इसमें लगाया है डी। हाँ तो डी तो है इसका आंसर। सही है। हाँ। ओह तो आंसर की गलत है। ओहो। अरे आप जहाँ से मिला रहे हो वो आंसर की गलत है। हाँ तो मेरे को लगा मेरे गलत क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं। अच्छा सर एक 66 में डाउट है। इसमें क्या दिक्कत है? सर 66 में इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेब्टर्स, ये गलत है ना सर? नो, सही है ना। कैसे? देखो कैसे ध्यान से समझो। इसका क्वेश्चन, इसका मतलब समझाओ ना एक बार प्लीज। हाँ वही मैं कि बता रहा डेब्ट, हाँ हूँ। जैसे मान के चलो मैंने तुमसे लिए 100 रुपये उधार, ले ध्यान लिए। से समझना। हाँ मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए और उस टाइम 100 ले लिए, रुपये में 1 किलो टमाटर मिल रहा था। मिल रहा था हाँ। अब इन्फ्लेशन हाँ हो गया है। अब हाँ वही जो है स्वाभाविक सी बात है कि 100 रुपये का अब आधा किलो टमाटर मिल रहा है और मैं हाँ आपको वो रिटर्न करता हूँ, ठीक है, तो आपको तो हाँ नुकसान हो गया ना, क्योंकि हाँ। प्राइस और वैल्यू बढ़ आपको चुकी फायदा। है। हाँ मेरे को हाँ फायदा हो गया। आपको, तो डेब्टर्स का मतलब उधार लेने वालों हाँ का मतलब हाँ है हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और सर एक और है क्वेश्चन ना आपका, ये सर 51 है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सर इसमें आंसर मेरा सही है गुरु नानक, पर इसमें पीछे आंसर की में कंफ्यूजन दे रखा है। 51 है कौन सा है? अरे नहीं मैंने, ओहो 52 है, मैंने 51 को 52 लिख रखा है। ठीक है ठीक है। सर इसमें आंसर गुरु नानक है, क्योंकि गुरु नानक ही ऐसे व्यक्ति थे, अपन मैंने वही राजस्थान, आंसर। राजस्थान हाँ। क्यों सर वो ऐसे थे, क्योंकि जब लोधी डायनेस्टी गिर रही थी और बाबर ने वो अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और दादू दयाल अपने राजस्थान के हैं, त्याग राजा साउथ का है, बहुत दादू लेट दयाल आया राजस्थान त्याग के नहीं राजा। है, अहमदाबाद गुजरात। तो सर अपने नारायणा में भी तो इनकी पीठ है, जयपुर में। और वो पीठ नहीं होगी तो वो तो डिस्टेब्लिश की गई होगी ना। अच्छा 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 ओरिजिनली गुजरात से बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि ये त्याग राजा तो साउथ के हैं। कर्नाटक। हाँ आंध्र प्रदेश कर्नाटक के हैं त्याग राजा, तो राम के भक्त इनके सर, वो राम के भजन गाते थे सर ये। 2019 में क्वेश्चन आया था इनका। हाँ सर वही त्याग राजा का आया था। दादू दयाल का भी आता रहता है कि दादू पंथी क्या, दादू पंथियों ने क्या लिखा है, बीचक लिखी है या वो दादू वाणी लिखी है, जो भी है। वो 2019 का एक क्वेश्चन ही है, वो भी कबीर पे रिलेटेड ही है हाँ वो। हाँ, कबीर और दादू पे क्वेश्चन आता ही रहता है हमेशा, टाइम हर पीरियड साल। पता होना चाहिए इनका। हाँ सर मैं तो अब की बार बहुत ताज्जुब में हूँ कि भाई अब की बार 2025 में जैनिज्म बुद्धिज्म से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। कोई बात नहीं, आपकी अगली बार इच्छा पूरी हो जाएगी। सर इच्छा पूरी हो जाएगी का क्या मतलब है? मतलब मतलब आएगा क्वेश्चन अगले साल। आप इतना याद कर रहे तो यूपीएससी को भी याद हो जाएगा। सर एक मिनट सर, होल्ड रखना सर। तो मेंस में तो पूछ ही लिया आपकी बार। सर एक मिनट सर। ओके ओके। क्या गैस हो रही है कैसे? मेरे को नहीं रही बाइक हो रही, बोल दे दो, ये दे दो या पूरी खाना दे दो ना। हाँ सर कुछ नहीं, वो एक्चुअली किसी को दवाई पूछनी थी। हाँ सर क्या मेंस में क्या पूछ लिया? महावीर हाँ जैन का तो पूछा ही है ना। हाँ महावीर जैन का तो पूछा ही है हाँ।
वो तो है। ऐसे महावीर जी का तो नेगलेक्ट नहीं कर सकती यूपीएससी, वो कहीं ना कहीं तो हाँ पूछेगा ही। सर, महावीर स्वामी का तो हमेशा पूछती है सर, एथिक्स में भी पूछती है। हम्म। महावीर स्वामी का तो बहुत बहुत सर, हमारे क्या बोलते हैं सर, वैसे हमारे 24 है तीर्थंकर, पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय महावीर स्वामी है, और पहले है ऋषभ देव और लास्ट है महावीर स्वामी। सर ये बहुत ही पूछते हैं सर, इसमें महावीर स्वामी के लिए तो बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। सर एक और क्वेश्चन है वैसे इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 सर, एलोरा अजंता एलोरा केव्स में है क्वेश्चन। हाँ तो उसमें क्या डाउट था? सर आंसर मेरा एलोरा ही है, सही है आंसर सी, पर सर इसमें क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है सर, ऑप्शंस। देखो हाँ इसमें जो पहला ऑप्शन है, हाँ, बादामी केव्स। बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट्स केव्स इन इंडिया। बादामी हाँ। याद रखना, ये ओल्डेस्ट नहीं है, नहीं है। भीमबेटका है जो एमपी में पाई जाती है। एमपी में और ये बादामी तो सर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है ना? कर्नाटक में। हाँ ठीक है। फिर हाँ। आगे पूछा है, बाराबर की रॉक कट केव्स वेयर ओरिजिनल मेड द आजीविकास बाय द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये नहीं, या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नहीं बनाई गई, अशोक द्वारा बनाई गई है। अशोक द्वारा बनाई गई, क्योंकि सर पहले अशोक बुद्धिज्म से पहले आजीविकाओं को मानता था। हाँ ये चीज याद रखना। हाँ, और सर इलोरा का आंसर है, क्यों इलोरा में सभी फेथ, सभी धर्मों की केव्स मिलती हैं। जैनिज्म हिंदू तीनों को पाया जाता है। तीनों को पाया जाता है। हाँ बस यही है सर। और कोई डाउट? और देख लेता हूँ, एक मिनट में देख लेता हूँ। लेट मी सी सर। एक मिनट सर देख लेता हूँ मैं। ठीक। कहीं लग रहा होगा तो मेरे को, मैं अभी हाथों हाथ पूछ लूंगा ना सर। एक 2013 में ही है एक क्वेश्चन है, ये वाला सर, इसमें ये मैच द फॉलोइंग थर्ड क्वेश्चन। हाँ ये थर्ड सर, इसमें से दो सही होंगे या कैसे, क्या करना? अरे नहीं, इसमें तो एबीसीडी पूछ रहा ना डायरेक्ट, तो इसमें तो एक ही सही होगा ना। अच्छा। ओनली ये सही होगा। ये सही होगा सर, एल्टास नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। अब देखो ये सिमिलर ऑप्शन है ना, तो इन दोनों में से आंसर होगा, तो ये दो तो ऐसे काट सकते हो आप। तो सर ये सिमिलर ऑप्शन जहाँ हो, जिस क्वेश्चन में हमेशा वैसे ही होता है क्या? मतलब मोस्टली ऐसा ही मिलता है, आप देखना ये चीज ट्रेंड पकड़ना कि सिमिलर ऑप्शन में से जो सही लग रहा हो उन्हीं में से सही होता है, मतलब दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, बाकी तो हो गया लगभग। ठीक है सर, सोशियोलॉजी शुरू करें फिर? हाँ सर, सोशल शुरू करें या करते? और कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, ये हो गया फिर। अच्छा एथिक्स का तो आप बाद में बता देना, आपने बोला था ना यहाँ पे लाने के लिए। नहीं वो भी पहले सोशल कर लेते हैं सर, उसमें टाइम लगेगा। ज्यादा कुछ बताना नहीं है ना उसमें, तो बता ही देता हूँ। है हाँ, बता दो सर मेरे पास। हाँ बता सर, केस स्टडी मैं भी खोल लेता हूँ कोई। दो 2024-25 वाला पेपर ओपन कर लो। ठीक है। हाँ ये देखो। सर इंग्लिश में सर। ठीक है, तो आप पढ़िए फिर। हाँ सर, विजय was deputy commissioner of remote district of hilly northern state of country for last 2 years. In the month of August, heavy rains lashed the complete state, followed by cloud burst in upper reaches of the said district. The damage was very heavy in the complete state, especially in affected district. The complete road network and telecommunication
were disrupted and the buildings were damaged extensively. People's houses have been destroyed and they were forced to stay in open. More than 200 people have been killed and about 5,000 were badly injured. The civil administration under Vijay got activated and started conducting rescue and relief operations. Temporary shelter camps and hospitals were established to provide shelter and medical facilities to the homeless and injured people. Helicopter services were pressed in for evacuating sick and old from remote area. Vijay got message from hometown in Kerala that his mother was seriously sick. After 2 days, Vijay received the unfortunate message that his mother has expired. Vijay has no close relative except elder sister who was US citizen and staying there for last several years. Meantime, the situation affected district deteriorated further due to resumption of heavy rains after a gap of 5 years. At the 5 days. same time, huh? 5 days. 5 days. At the same time, continuous messages were coming from his mobile from his hometown to reach at the earliest for performing the last rites of his mother. What are the options available? तो बताइए। देखो सर, आप इसमें क्या होता है, बताइए। केस स्टडी में सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है भाई। क्या? ये केस स्टडी किसके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे, तो ये केस स्टडी कैसे? है क्राइसिस कॉन्शियसनेस की, जहाँ पे आपके पास 2 सिमिलर ऑप्शन होते हैं और आपको उसमें से चूज करना होता है, ठीक है। या हाँ, दूसरा हाँ। एक बोल सकते इसमें एथिकल डायलेमा भी है कि आप क्या करोगे, हाँ। आपकी ड्यूटी को प्रायोरिटी रखोगे या जो अपने परिवार हाँ। के प्रति ड्यूटी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाँ। इंट्रोडक्शन देना पड़ता है कि हाँ, जैसे उत्तराखंड में अभी जो हुआ था रिसेंट में, इसीलिए ऐसा पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वहाँ से अच्छा, शुरू कर हाँ। सकते हो इंट्रोडक्शन देके, फिर उसके कैसे बाद में। मतलब जैसे हाँ हाँ बताइए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बताइए एक बार। अरे अभी जो हुआ है ना रिसेंट में, जो चमोली में हुआ, हाँ चमोली में हुआ है। हाँ उत्तराखंड में 2013 में हुआ था, वो वैसी वाली घटना, हाँ वैसे वाली बात भी है ये। हाँ ठीक है। उसके बाद में आप इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोड्यूस करने के बाद में आपको इसमें बताना पड़ता है स्टेक होल्डर कौन कौन है इसमें, अच्छा जैसे। तो इसमें हाँ। स्टेक होल्डर तो ये खुद विजय जो हो गया खुद है, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं पीड़ित, तो वो है, गवर्नमेंट रहेगी, उसकी माँ जो है और उसके रिलेटिव रहेंगे, उसकी सिस्टर रहेगी, ठीक है। मतलब इससे कौन कौन इसके बारे में, किसके बारे में बात किया गया और कौन कौन इफेक्टेड है इससे, तो वो स्टेक होल्डर रहेंगे, ठीक। फिर दूसरी चीज़ अपने इसमें लिखना होता है भाई इथिकल इशू क्या क्या है इसमें। जैसे यूपीएससी खुद आजकल पूछ लेता है ना, तो पहले खुद से लिखना भी पड़ता था। तो एथिकल इशू आप लिख लोगे, एथिकल डायलेमा जो भी है, पर इसमें आगे पूछा ही है तो वहाँ मत लिखो, ओनली स्टेक होल्डर छोड़ के फिर आप पहले क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल विद विजय, तो यहाँ पे ऑप्शन बताना है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है। और मेरा माना है मिनिमम 3 ऑप्शन जरूर लेके जाने चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई वो यहाँ पे माँ के वहाँ पे नहीं जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ड्यूटी को करे वो, ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है उसके पास कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी माँ के पास चले जाए, मतलब रिचुअल्स करने के लिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये है कि वो अपनी सिस्टर को कन्विंस करे कि वो जाए, मेरे लिए यहाँ रहना इम्पोर्टेंट है, तो ये भी हो सकता थर्ड ऑप्शन, ठीक है। और चौथा ऑप्शन तो शायद बना सकते हो, बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ मैनेज यहाँ पे करके फिर वापस चला जाए, ऐसा करके, मतलब। पर मेरा माना 3 मेथड, मतलब 3 आपके पास ऑप्शन हो, उसी से काम हो जाता, ज़्यादा भी नहीं करना होता, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम होता। पर 3 ऑप्शन तो जरूर लेके चलना है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है क्योंकि उससे आपका मतलब माइंडसेट का पता लगता है कि आप किस तरीके के इंसान हो, क्या सर सोच रहे हो आप। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट है डिलेमा। सर एथिकल डिलेमा तो यही हो गया ना कि मैं मेरे ड्यूटी निभाऊं जो मेरे को गवर्नमेंट ने दे रखी है, या मैं मेरे मदर के लास्ट राइट्स परफॉर्म करने जाऊं, यही हो गया इसमें। तो 2-3 और लिख सकते हैं इसमें, जैसे आप और बताओ सर। जैसे देखो एक तो ये हो ही गया है। दूसरी बात भाई आपका, जैसे कि आप पब्लिक, आप पोस्ट पे हो, तो आपके लिए पर्सनल जो है उसकी जगह आपको प्राइवेट लाइफ की जगह आपको सोशल लाइफ को प्रायोरिटी देनी होती है, क्योंकि इसीलिए आप इस पोस्ट पे हो, ठीक है। दूसरी बात आपका एथिकल डायलेमा यहाँ पे ये भी है कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि आप, जैसे होता है ना कि पर्सनल बेनिफिट हो गया, या जैसे मान चलो ठीक है, एक इसमें एथिकल इशू होगा कि आप कितने लॉयल हो अपने ड्यूटी के प्रति, क्योंकि ना फिर इसमें पेरेंट्स वाला भी आ जाएगा, पेरेंट्स के प्रति कितने लॉयल हो आप, ठीक है। इसे 2-3 आप एथिकल डायलेमा बना सकते हो इसमें,
और ऐसा नहीं है कि भाई आपका, देखो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, जैसे जो यहाँ पे हाँ लोग हैं उनको बचाने में, आपकी बात तो मर हाँ चुकी है, ठीक है, हाँ तो क्या जो हाँ लास्ट रिचुअस, जो रिचुअस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या किसी की लाइफ या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? लाइफ, हाँ। तो वो एक एथिकल डायलेमा है। अच्छा, ये डायलेमा डिस्कस कर लिए। इसके बाद सर, इवैल्यूएट एग्जामिन ईच ऑप्शन। जो आपने 3 ऑप्शन बताए, जैसे कि वो या तो देखो अपनी मेरा ये ड्यूटी मानना है ना, जैसे निभाए, एक चीज़ याद रखना, एग्जाम में ना ये बहुत यूपीएससी गेम खेलता है, तो आप लोगों को ना जैसे ए और सी ऑप्शन है ना, इसका एक साथ आंसर देना चाहिए। जैसे मतलब आपको क्या करना चाहिए था, जैसे वहाँ ए लिखोगे ना, वहीं पे सी का जब भी आंसर ऑप्शन, लिख लेना चाहिए, हाँ, नहीं तो ऐसे अच्छा डबल जैसे डबल अपन मेथड ने, हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखो अच्छा, एक ब्रैकेट बना के ऑप्शन, और इनका आर्गुमेंट मतलब इवैल्यूएशन, हाँ, पॉजिटिव मतलब या पक्ष में या विपक्ष में, समझे, ठीक है, सपोर्टिव और काउंटर, तो यहीं पे दोनों हाँ, क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है भाई। हाँ, आप जैसे एथिकल डायलेमा है पहले कर सकते हो, जब हाँ, ये जहाँ पे छोटा, आप ये स्टेक इजी है। होल्डर लिख रहे इन हो सब वहीं में, पे। हाँ, वही स्टेक होल्डर प्लस डिलेमा फेस्ड बाय हाँ विजय। हाँ हाँ, हाँ वहीं पे हो जाना हाँ। चाहिए। और ये है लास्ट है, विच ऑफ द ऑप्शन डू यू थिंक वुड मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड व्हाई? इसका हाँ, तो मतलब अपना व्यू दे रहा इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए कि उसके बहन को जो है कन्विंस करने के लिए उसको वहाँ पे जाना देना चाहिए, कि उसकी भी तो ड्यूटी बनती है ना, कि तुम्हारी चलिए ड्यूटी बनती है, उसकी भी तो है। ड्यूटी हाँ बनती है ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट हाँ ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन वही हाँ। है। तो इससे क्या हो गया, इसका ऑफिशियल ड्यूटी भी हो गया, पेरेंट्स के प्रति और जो थी वो भी हो गया, दोनों चीज़ हो गया, हाँ तो मेरे अनुसार हाँ, तो वो थर्ड ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। ज्यादा बेहतर है। और ये तो सर बिल्कुल ही नहीं होगा ना, मतलब कोई ऐसी पोस्ट पे है, ये दे रखा है कि वो पोस्ट पे है, तो वो सेकंड ऑप्शन को फॉलो करे कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ के अपने काम के लिए अपने घर चले जाए, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब मेरा मानना है कि वो यूपीएससी आपसे जानना चाह रही है कि आप पब्लिक ड्यूटी को प्रायोरिटी देते हो, प्राइवेट को किसको देते हो आप तो सर बेसिकली। इसमें इसमें सर क्या, जैसे ये तो फॉर एग्जांपल किसी विजय के नाम से है, तो सर इसमें जैसे मेरा पूछना था कि इसमें कैसा लगे, क्या ऑप्शन ले जो रियल लगे कि भाई हम लोग ना झूठ नहीं बोल रहे, वो वो तो बोलना कैसे है, फिर होगा इसमें सर? आपको आर्गुमेंट देने पड़ेंगे ना कि भाई आपने डिसीजन क्यों लिया है, देखो लिखा है सब वाई, तो आप अच्छा बोलोगे कि मैं पब्लिक ड्यूटी को प्राथमिकता रखूंगा, दूसरी बात मेरी माँ मर चुकी है, उसका तो मैं जीवन नहीं बचा सकता, परंतु यहाँ जो लोग हैं, उसका जीवन तो बचा सकता हूँ ना, रिचुअल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता किसी की लाइफ है ना, तो यहाँ पे आप उपयोगितावादी जो है उसकी विचारधारा का बोलोगे आप, हाँ समझ में है, तो आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा भाई आपकी डिसीजन। इसमें देखो यूपीएससी का आपसे कभी ये नहीं, आप चाहो ना तो वो भी लिख सकते हो कि हाँ, मैं अपनी माँ के रिचुअल्स में जाऊंगा, पर हाँ आपको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि क्यों आप आखिर में वहाँ क्यों, जाओगे। हाँ बस उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर जेन्युइनली आप खुद ही सोचें ना, जो इंसान मर चुका है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बस जो इंसान जो बच, मैं जितने लोगों की ज़िंदगी बचा हाँ सकता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, रिचुअल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हाँ, वो चीज़ है ही। वही है। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि उसको, उसके लिए उसको वो कर दें और सिर्फ एक काम के लिए ड्यूटी को वो लगा दें, ये भी फिर नहीं हो इससे ये सकता पता ना। लगता है कि हाँ आप कार्य से भागते हो, हाँ, पलायनवादी सोच है कि आपकी। सर कार्य इसमें तो, अगर सर मैं होता फॉर एग्जांपल, मैं भी उसी ऑप्शन के साथ जाता, जैसे इसमें लिखा है ना कि एक उसकी इसकी बहन है जो कि यूएस में है, उसी को कन्विंस करता, उसको कन्विंस करके अपनी प्रॉब्लम समझाता कि देखो ये जो आर्ग्यूमेंट रखा है ना कि देखो जाने वाला तो चला गया, पर जो जिनकी जिंदगी दाव पे लगी है, जहाँ वहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उससे जिनको बचा सकते हैं उनको बचाना चाहिए। और इससे ये भी नहीं लग रहा कि मैं मेरे पेरेंट्स के लिए ड्यूटी नहीं निभा रहा हूँ आखिरी समय पे, और ये भी नहीं लग रहा कि मैं मेरी जॉब छोड़ के या मेरा काम छोड़ के जो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ मेरे को जहाँ क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन या लैंडस्लाइड की सिचुएशन से लोगों को बचाना है वो। हाँ, और टाइम कम है, और सर इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि टाइम कम है वहां पर, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में टाइम कम है, क्योंकि 5 दिन बाद दोबारा बारिश आ गई है ना, ये भी तो है। सभी तरफ से सोचना पड़ेगा सर इस पे। हाँ तो है। सर अच्छा लगा ये डिस्कशन करके। सर अपन हर सेशन में ना ये डिस्कस करते रहेंगे सर, अच्छा लगेगा, मेरे को तो अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है, आप बताइए अब सोशोलॉजी ऑप्शनल का। हाँ सर, आप सोशो सोशो का करते हैं सर। अभी नहीं, आप पहले एथिक्स पढ़िएगा उसके बाद में, ऐसे कोई हाँ मतलब नहीं हाँ है। हाँ, वो तो है, हाँ एक बार मैं, हाँ पहले आप पढ़ लो एथिक्स, फिर उसके बाद में। हाँ हाँ हाँ।
सर मैं सोशो का शुरू कर रहा हूँ, स्लम्स एंड डेप्रिवेशन इन अर्बन एरियाज। हम्म सर इसमें मैंने कुछ आउटलाइन बनाई है, वो मैं पहले आपसे बता रहा हूँ। हम्म तो सर व्हाट आर स्लम्स? सर स्लम्स एज पर लुई वर्थ, स्लम्स एज पर गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेंसस। सर उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा 2011 के जो सेंसस था उसमें स्लम्स के बारे में क्या डाटा दे रखा है इंडिया में। उसके बाद सर एक है कि स्लम्स को कैसे एक वे ऑफ लाइफ या जिंदगी का एक जरिया कैसे माना जाता है, एक चीज। ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा, एक मिनट सर। उसके बाद से अब मैं आपको बताऊंगा कॉजेज ऑफ स्लम फॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ स्लम्स। सर फिर मैं आपको बताऊंगा जो अपना इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का ऑफिस है, वो क्या रीजंस बताता है स्लम्स के बनने के लिए। ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा स्लम्स के क्या फंक्शन परफॉर्म, स्लम्स में क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं, या स्लम्स में कौन से फंक्शन स्लम परफॉर्म करता है एक। ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा एग्जांपल्स हैं डेप्रिवेशन के, और फिर वे फॉरवर्ड है। ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन से। सर लुई वर्थ एक स्कॉलर है, वो कहता है स्लम इज अ वे ऑफ लाइफ which is predominantly unhygienic and pathetic। ठीक है। अब सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है स्लम इज एनी एरिया which is overcrowded, which has improper arrangements of building, lack ventilation, light and sanitation। ठीक है। उसके बाद सर सेंसस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कहती है स्लम्स आर रेसिडेंशियल एरियाज where dwellings are unfit for human habitation by reasons of overcrowding, faulty arrangements of building and design of building, narrowness of streets, the combination of these factors which are detrimental to the safety and health। ठीक है। उसके बाद सर 2011 का सेंसस कुछ डाटा शो कर रहा about 4,000 statutory counts in India were had 63% slums। मतलब 4,000 टाउन्स में से 63% स्लम्स थे 2011 में। ठीक है। उसके बाद 17% ऑफ हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज आर स्लम्स। सर 17% जो घर है वो स्लम्स है अर्बन एरिया में। उसके बाद 38% ऑफ ऑल स्लम्स इन 46 मिलियन प्लस सिटीज। सर 46 मिलियन सिटीज में 38% सिटीज स्लम्स है। उसके बाद सर 65.4 मिलियन पीपल लिव्ड इन इंडियन स्लम्स। लगभग 65.4 मिलियन पीपल स्लम्स में रहते थे 2011 के डाटा के अनुसार। ठीक है। सर अब मैं बता रहा हूँ कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। हाउसेस which lack sanitation, drinking water, access to education, health and lighting, ventilation। ठीक है। उसके बाद है overcrowding and congestion। फिर है houses are often built on government encroached land। सर तो जमीन हथियाई भी जमीन होती है, गवर्नमेंट की जमीन एंक्रोच्ड होती है, उसमें घर बनाते हैं कच्चे बस्ती टाइप। there are higher incidences of deviant behavior। सर जो लोग रहते हैं वो deviant behavior शो करते हैं। एक साइकोलॉजिकल टर्म है deviant behavior, मतलब अलग जाके कि सब नॉर्मल चल रहे हैं, इनसे अलग जाके काम करेंगे। जैसे क्राइम ज्यादा है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी ज्यादा है। सर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती है बच्चे 18 साल से छोटे बच्चे हैं वो क्राइम कर रहे हैं या क्राइम्स में लगे हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, ड्रग पेडलिंग है, बेगरी है, वो सब। स्लम्स आर फंक्शनली इंटीग्रेटेड इनटू सिटी बट पुअरली इंटीग्रेटेड इनटू सोशल लाइफ। सर कहने को स्लम्स सिटीज में है, दिखते हैं सिटीज में ही है, पर सर सिटी की जो सोशल लाइफ है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाते। ठीक है। सर एक स्कॉलर MS राव वो कहते हैं स्लम्स आर नॉट द एरियाज ऑफ कल्चरल पॉवर्टी रादर सेंटर्स ऑफ कल्चरल प्रॉस्पेरिटी एज स्लम रेसिडेंट्स ग्लोरीफाई मोहल्ला कल्चर। सर MS राव कहते हैं कि स्लम्स में मोहल्ला कल्चर पॉपुलराइज हो जाता है, तो स्लम्स में जो स्लम डवेलर्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रति
वो एक कल्चर हो जाता है, एक लिविंग हो जाती है, एक सोशल कंडीशन हो जाती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं, तो वो एक मोहल्ला कल्चर डेवलप हो जाता है। हम्म। सर एमएस गोरे कहते हैं slums and urban areas growth are contemporary to each other because they provide workers for construction of urban area। सर स्लम्स अर्बन एरिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट और स्लम्स का डेवलपमेंट साथ साथ होता है एमएस गोरे के हिसाब से, क्योंकि जो पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है वो ही अर्बन एरियाज की बिल्डिंग वगैरह बनवाती है। ठीक है। उसके बाद सर ए आर देसाई कहते हैं स्लम्स आर कॉन्शियस क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास। सर ए आर देसाई मार्क्सिस्ट है। मार्क्सिस्ट वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल डोमिनेंट क्लास है, जो पॉलिटिशियंस हैं या जो वेल टू डू है, इन लोगों से जो स्लम्स में रहते हैं उनसे कंपैरिजन में वो जानबूझ के स्लम्स बनवाते हैं जिससे उनको लेबर भी मिलती रहे, उनको चीप लेबर इंडस्ट्री में काम कराने के लिए या वोट बैंक के लिए लोग भी मिलते रहे, या जैसे उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो पूरा होता रहे इसलिए। और इस पे कभी वो ध्यान नहीं देते। ये ए आर देसाई कह रहे हैं सर ऐसा। और ये बात नोट करने की है सर, ए आर देसाई मार्क्सिस्ट है अपने इंडिया में। जानता हूँ। उसके बाद सर त्रिलोक सिंह है। त्रिलोक सिंह कहते हैं slums put a lot of pressure on urban people and people in slums experience a sense of relative and absolute deprivation. This therefore in search of quick money they get into drug peddling। सर स्लम्स के लोग जल्दी पैसा कमाने में बिलीव करते हैं, वो जल्दी से जल्दी प्रॉस्पेरस होना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी लिविंग कंडीशंस उस हिसाब से होती है कि वो उनके लिए डेट्रीमेंटल प्रूव हो जाती है, तो इसलिए वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आजकल ये देखा गया है कि ड्रग पेडलिंग भी स्लम्स में बढ़ रही है धीरे धीरे। सर ड्रग पेडलिंग में ये लोग ड्रग्स का इलीगल धंधा करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, और उसमें सबके अपने वो फिक्स है कि भाई इतना पैसा अगर पुलिस को या गवर्नमेंट को दे दिए तो वो कोई कुछ नहीं करता। उसके बाद सर स्लम्स कहते हैं एक वे ऑफ लाइफ, मतलब स्लम्स में क्या वे ऑफ लाइफ देखी जाती है, जैसे सर लैक ऑफ सैनिटेशन, लैक ऑफ वेंटिलेशन, लैक ऑफ हाउसिंग, प्रॉपर हाउसिंग, लैक ऑफ वाटर फैसिलिटीज। ठीक है। उसके बाद सर हाई क्राइम रेट। सर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, डेविएंट बिहेवियर बहुत ज्यादा है। उसके बाद सर लोगों में एपैथी है, सिंपैथी नहीं है, मतलब लोग एक दूसरे के प्रति वो नहीं है कि एक दूसरे का भला नहीं चाहते, सिंपैथी नहीं रखते हैं, ना किसी के लिए सोचते हैं, अपने 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 पैरों में अपने जूते में अपना पैर रख के चलते हैं बस। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है क्या बोलते हैं सर कि पुटिंग योर फीट इन समवन्स अदर शू, एम्पैथी एंड सिंपैथी। तो सर एम्पैथी भी नहीं रखते कि अपनी दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपने नजरिए से नहीं देखते। सर एक है हाई सोशल इंसोलेशन। सर सोशल इंसोलेशन होता है कि इंसोलेटेड होते हैं लोग, रहते साथ हैं पर किसी को किसी के प्रति मतलब नहीं। और सर एक होता है हाई एनोनिमिटी। सर हाई एनोनिमिटी मतलब कि अगर ये कई माइग्रेंट लेबर्स हैं, कहीं से भागे हुए आए हैं, कहीं से माइग्रेट होकर आए हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहते वो। ठीक है। और सर अब बात है कुछ कॉजेज की स्लम फॉर्मेशन में, जैसे लैंड एंक्रोचमेंट बाय माइग्रेंट्स, कि माइग्रेंट्स आए हैं, उन्होंने लैंड एंक्रोच कर ली गवर्नमेंट की और उसी पे कब्जा करके बैठ गए। उसके बाद सर जो मिडिल क्लास, जो पहले मिडिल क्लास थी, वो जो विलेजेस में मिडिल क्लास थी, वो यहाँ के माइग्रेंट्स बन गई वो। उसके बाद सर ये created around sources of employment in urban area। सर अर्बन एरिया में कुछ लिमिटेड सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उसके आसपास स्लम्स बन जाते हैं जहाँ चीप लेबर की जरूरत होती है। उसके बाद सर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। सर अर्बनाइजेशन और ये प्लानिंग वगैरह बढ़ रही है पर अनप्लान्ड है, इसकी वजह से प्रॉपर डिजाइन नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, कि वो नहीं है कि ये जैसे अपन कहते हैं ना कि बारिशों में कचरा नालियों में क्या ड्रेनेज नहीं है, इसकी वजह से।
सर एक है मोहल्ला कल्चर का पॉपुलराइजेशन होना। सर मोहल्ला कल्चर जैसे बॉम्बे में देखा होगा, चौल वगैरह में एक एक यूनिटी होती है, वो जिसको मोहल्ला कल्चर कहते हैं सर। अच्छा, ठीक है। एक सर है डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर। जो सर मिडिल क्लास या एग्रीकल्चर लेबर्स पहले गांव में एग्रीकल्चर करते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। उसकी वजह से उनको यहाँ आना पड़ा, माइग्रेट होके। उनको काम तो मिल गया पर रहने की जगह नहीं मिली, तो जैसे भी उनको बस रह रहे जी। सर उसके बाद है सर कुछ फंक्शंस हैं स्लम्स के, जैसे सप्लाई ऑफ चीप लेबर। सर फंक्शन जो स्लम्स है वो चीप लेबर प्रोवाइड करती है सर। जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था, शॉप्स, छोटी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज या मीट के हाउसेज वगैरह स्लम्स के खुल जाते हैं। मीट शॉप्स खुल गई या किराने की दुकान खुल गई स्लम्स में। अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर वर्क, गिग इकोनॉमी। सर ये जो गिग इकोनॉमी वाले लोग हैं वो श्रम से ही आते हैं ज्यादातर। उसके बाद सर जो लो इनकम माइग्रेंट्स हैं उनके लिए हाउसिंग मिल जाती है, और एक ऐसी प्लेस मिल जाती है जहाँ सर अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहा जा सकता है। सर अब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स कहता है कि अपने इंडिया में स्लम्स क्यों बनते हैं। ठीक है सर, एक पहला कारण है माइग्रेशन टू सिटीज, दूसरा कारण है अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ, तीसरा है डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, चौथा है अनअफोर्डेबल हाउसिंग इन अर्बन एरिया, पांचवा है रैपिड एंड नॉन इंक्लूसिव पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है सर, आखिरी पॉइंट है वे फॉरवर्ड से पहले कि सर कुछ एग्जांपल्स देखे जाते हैं डेप्रिवेशन के स्लम्स में, जैसे इम्प्रॉपर हाउसिंग है, इम्प्रॉपर हाउसिंग, वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन, पावर कट, पॉल्यूशन, सोशल एक्सक्लूजन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, पॉवर्टी, हाई क्राइम रेट, डेविएंट बिहेवियर, डेविलाइज डेलिकेंसी, पॉपुलराइजेशन ऑफ मोहल्ला कल्चर, अल्कोहलिज्म, ड्रग पैडलिंग, डिटेरियोरेटिंग हेल्थ, कम्युनल राइट्स, किडनैपिंग एक्सेट्रा। सर अब कुछ वे फॉरवर्ड है। देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फीलिंग अमंग द स्लम ड्वेलर्स। इंडिजिनस लीडरशिप शुड राइज टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ स्लम ड्वेलर्स। उसके बाद है इंक्रीज्ड कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्लम्स इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ सर्विसेज। चौथा है क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ सोशल कोहेजन। पांचवा कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच फ्रॉम बॉटम टू अप, मतलब बॉटम से अप की तरफ जाने वाली कम्युनिटी को डेवलप करने वाली अप्रोच होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट है कोऑर्डिनेशन ऑफ सिटी सर्विसेज टू मीट द नेबरहुड नीड्स। ये सर खत्म। सर हो गया सर, हमसे यही कंप्लीट हो गया। हाँ सर। ये आप बिल्कुल ही मान के चलो, एकदम बेसिक तैयार किए हो, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा हाँ, स्लम्स के कारण क्या प्रॉब्लम है, स्लम्स के कारण वहाँ पे इंटरनली क्या प्रॉब्लम होती है, देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव, उनकी अच्छा। क्या रिलेवेंस है। स्लम्स का ऐसा भी नहीं है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल भी है किसी भी अर्बन सिटी को चलाने के लिए। बिना ये स्लम्स के लिए नहीं चलेगा। सर वो आप डिस्कस कर लीजिए ना एक बार, जिससे मेरे को आइडिया लग जाएगा। ठीक, कोई नहीं, अभी आप बेसिक्स कीजिए, फिर एडवांस लेवल पे जो मैंने बोला था शून्य आइस वाली बुक ले लेना, उसमें फिर अपन उससे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। वैसे भी ये एक बार रोल तो बता दीजिए सर, कैसा आपको कैसा लगता है कि स्लम्स का क्या रोल? कैसा नहीं है रोल, देखो डेली जो वेजर्स होते हैं उसमें इनका इम्पोर्टेंट रोल है। डेली जो मतलब होता है ना, सप्लाई करने वाले, सब्जी बेचने वाले, इनमें से इनका काम होता है। हाउस मेड के रूप में जो काम करते हैं ये भी तो स्लम से आते हैं ना। ठीक है तो छोटी मोटी जो ज़रूरतें होती है वो इनके बिना पूरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, दूसरी बात, इनका इकोनॉमी में इतना इम्पोर्टेंट रोल है, परंतु इनको लिए कोई गवर्नमेंट ना पॉलिसी बनाती है ना कुछ बनाती है। कभी देखा है कि स्लम्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ चल रहा है? नो, कभी कोई प्रोग्राम नहीं चलाती कोई सरकार। तो मतलब वही कि एक इतना बड़ा पॉपुलेशन जो है अर्बन इकोनॉमी में ग्रोथ में योगदान दे रहा है, परंतु उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। उनके लिए प्रॉपर रोड, सैनिटेशन, इनकी व्यवस्था नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो अर्बन प्लानिंग है उसमें गड़बड़ी है।
क्योंकि इनको हिस्सा माना नहीं जाता ना प्लानिंग का, इनको तो एकदम साइड में कर दिया जाता। और दूसरी फिर ये बात जब है डिमांड कि करते हैं अर्बन उनकी का अगर डिमांड, आप हाँ जो स्लम्स का अगर आप मैनेजमेंट नहीं करोगे तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे मान के हाँ चलो कि चोरी वोरी बढ़ना, क्राइम रेट बढ़ना, हाँ क्योंकि वो मैनेजमेंट हाँ नहीं हो रहा ना, उनके लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, हाँ फैमिली सिस्टम वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हाँ वहाँ पे एक सोशल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है ना। हाँ क्योंकि वहाँ पे ऐसा है ना। फिर दूसरी बात, हायरार्की ऑर्डर दिखता है, इनइक्वलिटी दिखती है सोसाइटी में। हाँ तो इसके कारण क्या होता है कि जो मतलब अपर क्लास है उनके लिए उनके मन में एक नेगेटिव सोच आती है कि हम इनके कारण ऐसा है, तो वो क्राइम हाँ रेट बढ़ती है फिर वो साइड पे। दूसरी इनइक्वलिटी है, जो अपर क्लास है वो भी उनको नहीं समझ पाते हैं स्लम्स वालों को, हाँ तो वो है कि हायरार्की बन जाती है कास्टिज्म की तरह। हाँ जैसे होता है ना कि अपन स्लम्स वाले लोग होते हैं उनके साथ, अरे नहीं इनको घर में मत आने दो, बाहर रखो, तो हाँ एक वो कास्टिज्म जैसा ही एक इवोल्यूशन हो जाता है एक नया तरीके से। अब हाँ इसके कारण क्या होता है कि आजकल जो स्लम्स है, एक तो ये चीज़ हो गई नॉर्मल, परंतु इसमें है ना एक गेटोनाइजेशन एक है, जिसमें मतलब एक कम्युनिटी एक साथ हाँ में गेट रहने लग जाए। जैसे हाँ मुस्लिम कम्युनिटी मान के चलो गेटोनाइजेशन, एक साथ रहे, जैसे रामगंज है जो जयपुर में, वहाँ पे पूरा मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ रहता है। मुस्लिम का, हाँ हाँ हाँ। तो और फिर सर वो जैसे छोटा, एक है ना, है मतलब स्वाभाविक सी बात है कि एक चीज़ सेपरेशन को बढ़ावा देता है। अपन चाह रहे हैं, हाँ गवर्नमेंट चाह रही है कि इंक्लूजन बढ़े उनका भी, तो कैसे बढ़ेगा हाँ जब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। हाँ। और सर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जैसे रामगंज का है, और मैं कल आपको बता रहा था सर, हमारे यहाँ जयपुर में एक एरिया और है ज्योति नगर बस्ती। सर उसमें भी ये बिहारी बंगाली माइग्रेट कर करके आ गए रह रहे, और वो हमारे मतलब लगभग जयपुर में मेजोरिटी कम से कम सी स्कीम और सिविल लाइंस में तो जो ये हाउस हेल्प वहीं से आती है सर, बिहारी और बंगाली। तो वही तो बता रहा हूँ ना, तो इनका रोल तो है ही ना। हाँ पर वही है कि अब हाँ जैसे आपने क्या बोला कि बिहारी है, बंगाली है, आप सोचो इस आइडेंटिटी से उनको जान रहे हो, तो ये तो गलत है ना। हाँ। तो आप पर किसी वो अपनी कम्युनिटी को, आइडेंटिटी ही नहीं बताते। नहीं हाँ नहीं नहीं, किसी कम्युनिटी को किसी स्पेशल आप रीजन से, रिलीजन से अगर आइडेंटिफाई कर दो, तो ये तो गलत है ना, उनके बारे में आप सही जान ही नहीं रहे हो फिर। हाँ, वो भी है। तो सही चीज़ नहीं है वो। हाँ चलो कोई नहीं, परंतु अभी बेसिक्स आप तैयार कीजिए एक बार, फिर जब वो शून्य से डिस्कस हाँ करेंगे तो एक अपार लेवल का हो जाएगा, तब जाके आप क्वेश्चन हाँ, वो बनाने तो है, लायक बनोगे। वो तो है, वो तो है ही सर। पर इससे आपको नहीं लगता इससे काफी बेस नहीं बन रहा सर? हाँ बेस नहीं तो सही बन रहा है, है वह ना सर? क्लियरिटी तो होगी, धीरे धीरे आप टॉपिक के बारे में तो हाँ समझोगे तो सही एटलीस्ट। हाँ। इससे फिर दो बात मैं आपसे पूछूंगा, आपसे पूछ रहा हूँ, आप दो बात अपनी बता रहे हो। और सर इसमें एक और एग्जांपल दे सकते हैं सर, धारावी का। सर कितनी बार बॉम्बे में कोई भी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल हो, सबने कितनी बार कोशिश करी कि हम धारावी को हटा के नई बिल्डिंगें बनाएंगे, वो लोग चाहते ही नहीं है, ऐसा भी ऐसा नहीं एविडेंट है। है, आप लोग समझते नहीं हो, देखो जो बिल्डर्स हाँ होते हैं ना, वो हमेशा अपना प्रॉफिट सोचेंगे, सरकार भी अपना प्रॉफिट हाँ, सोचेगी। वो तो है ही सर, उनके लिए बिल्डर्स और माइन्यूट वो लेवल बिल्डर। पे कुछ चीज़ें करके छोड़ दी जाए और उसका भी कोई श्योरिटी ना हो, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। हाँ वो भी है, वो तो ऐसा है। होता है ना, अपन चिड़िया घोंसला बना देती है घर में, मुझे हाँ बताओ कि आप जो चिड़िया ने घोंसला बनाया, कि आप वैसा सेम डिक्टो बना के दे सकते हो क्या आप उसको। नहीं नहीं, हम कैसे देंगे सर? तो फिर, नहीं। तो मतलब वैसे ही बात होती है कि ट्रस्ट नहीं है ना, ट्रस्ट डेफिसिट है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, हाँ एक आईएएस ऑफिसर था, उसने काम भी किया, ऐसा नहीं है, कुछ स्लम्स में मुंबई में उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं, पर तो वही ना, सब एक जैसे आईएएस ऑफिसर नहीं होते हैं ना, और एक हाँ जैसी गवर्नमेंट सर, नहीं होती, सबका अपना अपना ये ऐसी मोटिव गवर्नमेंट होता नहीं है। होती, प्लस सर सर एक जैसे बिल्डर्स भी नहीं होते सर। जैसे फॉर एग्जांपल सर, छोटा सा एग्जांपल है बिल्डर का ही सर, बिल्डर या इंडस्ट्रियलिस्ट का। जैसे सर एक टाटा ग्रुप है और एक कोई भी एक्स वाई जेड ले लो सर, टाटा की रिपुटेशन कितनी हाँ, अच्छी है। ट्रस्ट टाटा पे और लोगों को। ट्रस्ट, वही तो। और सर गवर्नमेंट को भी ट्रस्ट है, बैंक फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी ट्रस्ट है टाटा पे, लोगों को भी ट्रस्ट है टाटा पे। और कोई अब नया ले लो सर, जैसे कोई बाहर का आके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस पे इतना ट्रस्ट नहीं होगा एकदम एकदम। और सर वही एग्जांपल सर, अगर टाटा भी करना चाहे ना स्लम्स का डेवलपमेंट, तो भी लोग तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा उसमें नहीं है, सर तो उस वो आपको करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको उनको ट्रस्ट में लाने के लिए उनके लिए पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना आपको, ऐसे नहीं होता है ना। हाँ हाँ, हकीकत बात मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना कि बताइए। दुनिया में इनइक्वलिटी हमेशा बनी रहेगी, तो ये चीज़ें हमेशा रहेगी, आप हाँ कितना भी कुछ भी कर लो, पॉसिबल ही नहीं है पहली बात। हाँ क्योंकि हाँ
जब तक अपन ह्यूमन को ह्यूमन नहीं मानेंगे तब तो पॉसिबल है ही नहीं। सरकार के हाँ लिए कौन है मायने बिजनेसमैन ये सब जो हमें टैक्स दे रहा है, डायरेक्ट टैक्स हाँ इनडायरेक्ट टैक्स देने वाले को कहाँ गवर्नमेंट इतने प्रायोरिटी देती है बताइए। हाँ तो बात वो है ना, जब तक अपन इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे उनको तो कैसे पॉसिबल होगा। हाँ, सही बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अब कोई नहीं, बाद में देखते हैं, पहले अभी आगे कोई और हाँ टॉपिक। सर एक है लास्ट सर, इसमें से आपका पेपर 1 में से मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सर इसमें मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट्स ही बता रहा हूँ, जैसे सोशो का इमरजेंस कैसे हुआ, जो हम देख सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दोनों से, जिसमें कि सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन और बेसिकली बात करूं अगर पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले रेनेसां आई, एनलाइटनमेंट पीरियड आया, जिसमें नई स्पिरिट अवेकनिंग की बात हुई, रेडिकल चेंजेस हुए, फ्यूडल सोसाइटी से ट्रेडिशनल सोसाइटी से अच्छी थिंकिंग की तरफ ह्यूमनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, individuals start questioning nothing was considered from church to state। मतलब सर धीरे धीरे आइडियाज आए ना, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया आए, जैसे अपना इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और वो लिबर्टी। उससे उसके बाद सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ ही कमर्शियल रिवॉल्यूशन आया। सर कमर्शियल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि भाई स्टैग्नेंट इकोनॉमी डायनेमिक होने लगी, वर्ल्ड वाइड का सिस्टम इंटीग्रेट होने लगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा। उसके बाद सर कंसोलिडेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर हुई, और कुछ कंट्रीज उभर के आई, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड एंड इंग्लैंड। सर उसके बाद सर आपके पास उसके साथ ही सर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया। सर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन डिस्क्रिप्शन, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी डेवलपमेंट। सर जैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का डिस्कवरी हुई, और उसके बाद सर कुछ एक्सेप्ट्स हैं, जैसे लैंड रूट्स की जगह सी रूट्स की तरफ फोकस हुआ, अमेरिका का डिस्कवरी हुई, सी रूट को कालीकट हुआ वास्को डिगामा ने। उसके बाद सर बैंकिंग सेक्टर बढ़ा, गोल्ड और सिल्वर को रिप्लेस किया पेपर मनी ने, मिडिल क्लास हुई, यूरोपियनाइजेशन हुई। एक डार्क एजेस में जो यूरोप था, डार्क एजेस से निकल के यूरोप एनलाइटनमेंट की तरफ आया, जिसको अपन वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करते हैं सर। उसके बाद सर इसका आखिरी चरण आया 1760-70 के करीब इंग्लैंड में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, अर्बनाइजेशन हुई, सोशल इकोनॉमिक डेप्रिविटीज बढ़ी। उसके बाद सर इसमें मिडिल क्लास का राइज हुआ, जो मिडिल क्लास ऐसी जो ना जिसके पास ज्यादा पैसा ना कम पैसा, अमीरों से गरीब और गरीबों से अमीर, ऐसी क्लास का जन्म हुआ, जिनके साथ डिसऑर्डर भी है, चाओस भी है, और फैक्ट्री वर्कर्स भी वो लोग हैं। टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, फैक्ट्री सिस्टम आया, मनी और कैपिटल इंपॉर्टेंट बना, कैपिटलिस्ट ने धीरे धीरे पावर गेन करनी शुरू करी, सोशल डेप्रिवेशन आया, सोशल पॉवर्टी आई वर्किंग क्लास की। तो ऐसे अपन देख पाते हैं कि सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ इन सब फैक्टर्स के साथ। इसमें सर कुछ ये मैं आपसे मोटा मोटा डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस भी आए, जैसे सर इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स, जो साइंटिफिक स्टडी लेके आए, सोशल इंस्टीट्यूशन को रीजंस के बेसिस पे जजमेंट लाए, humans believe that humans are capable of attaining perfection, criticized and challenged social institution to attain this level of perfection, philosophy of history आई, biological theories of evolution आई, उसके बाद सर आई एक आखिरी कंडीशन आती है सर, सर्वे ऑफ सोशल कंडीशन, because of two reasons, growing conviction that the methods of natural science should and could be extended to study human affairs, that are human phenomena could be classified and measured. उसके बाद concern with poverty, the social problem, poverty was not natural, it was social, because basic assumption is through knowledge of social conditions one can arrive at solutions to solve the social problems prevalent in the society. Yeah.
सर ये मैंने आपसे मोटा मोटा डिस्कस किया है, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस। ये सर बहुत ये थोड़ा रेलेवेंट टॉपिक नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। क्या बात कर रहे हो, आते हैं क्वेश्चन उससे? सर 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते सर। अरे तो क्या 10 क्वेश्चन लोगे टॉपिक से? बनाते हैं क्वेश्चन सर उससे, 10 ठीक है। 10 तो नहीं लूंगा, पर सर जैसे कुछ अभी ऐसा होता है पेपर ना, खत्म जैसे होने वाला, आधा घंटे बाद हाँ, देख लेना, क्वेश्चन आएगा उससे जरूर। पहले पेपर से है ना, जो अच्छा पहला अच्छा चैप्टर है उससे आते ही हैं क्वेश्चन, हमेशा याद अच्छा रख आते लेना हैं। उससे। उससे हमेशा 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, इम्पोर्टेंट है वो चैप्टर। सर तो सर आपने कभी सोचो का मेंस लिखा है सर? अरे तो भाई मैं मेंस लिखा हूँ तो सोशोलॉजी भी तो लिखा ही हूँ। तो सर आपका कब से सोशियोलॉजी आपके पास ऑप्शन? मैंने 2020 में चेंज कर लिया था, मैं तो ऑप्शनल से 2021 से मैं सोशोलॉजी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, 2000 सोशियोलॉजी आप 2021 से पढ़ रहे हैं। तो सर हम्म। इससे पहले आपने कोई कोचिंग भी करी है क्या सोशियोलॉजी की? हाँ, मैंने ऑनलाइन कहाँ कोचिंग से? ली। ऑनलाइन कोचिंग लिया था सर एस एस पांडे से। कौन है? एस एस पांडे है, वो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, उनसे लिया था सर वो। एस पांडे दृष्टि वाले हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। तो अलग कोई? अलग है, दीक्षांत कोचिंग है, उसके हैं, हेड है वो। अच्छा, दीक्षांत के एडमिट है। हम्म। अच्छा 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 अच्छा। और बाकी सर तो आपके पास पहले क्या ऑप्शन था मैथ? मैथ ऑप्शनल था। तो सर उसमें भी आपके मेंस मेंस में मैथ ऑप्शन मतलब कैसे तो मैंने उससे तैयारी की थी, मैथ ऑप्शनल से, मेरा बीटेक रहा ना। है? मैंने बीटेक किया है ना, हाँ हाँ बीटेक किया है हाँ हाँ। इसलिए मेरा मैथ मैथ उस टाइम अच्छा था कॉलेज लेवल पे, इसलिए मैंने मैथ ऑप्शनल लिया था। अच्छा, हम्म। तो फिर आपने सोशियोलॉजी किया? हाँ। अच्छा, तो सर सोशियोलॉजी लेने का और क्या कारण था? मेरा तो ये था कि सर थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्ट था नया सब्जेक्ट पढ़ने में, दूसरा सिलेबस छोटा था, तीसरा मैंने साइकोलॉजी पढ़ी भी है, तो सोशियोलॉजी पढ़ने में आसानी होती है थोड़ी। सोशोलॉजी पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको ऐसे में फ़ायदा मिल जाएगा सीधा सीधा। हाँ, ऐसे में दूसरा तो मिल फ़ायदा गए। आपको, जैसे इंडियन सोसाइटी में लोग जितना अच्छा आंसर नहीं लिख सकते, आप उतना अच्छा आंसर लिख सकते हो। हाँ, जीएस और 2 में फ़ायदा है, जीएस 3 में फ़ायदा है, जीएस 4 में फ़ायदा है, इंटरव्यू में हाँ, फ़ायदा है आपको। हाँ, सर ये पूछ सकते हैं वो लोग कि इंटरव्यू में कि भाई तुमने ये क्यों लिया? हाँ, पूछ सकते हैं, जैसे मैं आपका बैकग्राउंड अगर नहीं रहा सोशोलॉजी ऑप्शनल का तो नहीं क्यों सर, लिया। नहीं है नहीं है, मेरा नहीं हाँ, है। तो पूछ सकते हो, उसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप सेटिस्फाई आंसर दो, बस हाँ मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि मैं सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूँ इसलिए लिया, उसमें क्या है। अच्छा अच्छा। ये उतना जरूरी ज़्यादा नहीं है, जैसे माइंड। ये रीलों में अरे दिखाते वो हैं कि सब भाई फालतू ऐसे। की बात है, हाँ, वो कोई मगर खैर मतलब नहीं रखते। खैर और सर मैं ये मैंने सर अभी वो वाला टॉपिक शुरू कर रखा है सोशियोलॉजी एज अ साइंस। उसका मैं बैकग्राउंड आपको एक बार उसका मैं आपको आउटलाइन बता दे रहा हूँ। बाकी आज मेरा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सर एक बार मैं उसका आपसे आउटलाइन डिस्कस कर देता हूँ सर। एक तो बैकग्राउंड है, एक है प्री कंडीशंस ऑफ साइंस है, why social is seen as science, why social cannot be seen as science। इसका आंसर लिख के भी भेजा था मैंने आपको सर, आपने लिखा बहुत अच्छा हाँ है हाँ। सर। तो ये सोशो एज साइंस एंड सोशो कैनॉट बी एज साइंस। सर उसके बाद है साइंटिफिक मेथड्स और उसका क्रिटिसिज्म, पॉजिटिविज्म और उसका क्रिटिसिज्म। उसके बाद सर रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी, प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड डिग्री डिजायर्ड इन सोशियोलॉजी, वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड कैन सोशियोलॉजी बी वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट बाय मैक्स वेबर। ये है सर, इसमें मैं ये कवर करूंगा। मैं सर आपको मैंने पॉजिटिविज्म तक अपडेट कर दिया है, आज आखिरी करके मैं आपको अपडेट कर दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद सर मैं कल 2015 का पेपर वैसे ही शुरू करूंगा जैसे मैंने अभी 2014 का किया था, कि ये करके पेपर करके आपको नोटिफाई करके मैं वीडियो देख लूंगा। ठीक और फिर ठीक जब ठीक। अगले हफ्ते अपन क्लास लेंगे, जब 15 और 16 का डाउट पूछ लूंगा, ऐसे ठीक करूंगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत चलो, नहीं है। ठीक ठीक। बाकी बाकी तो अभी तो सर जाने में टाइम है, फिर जब चाहूंगा, जब मैंने आपको कह दिया अरे हाँ, है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो। सर, और बाकी सर बेस्ट ऑफ लक आपके लिए भी। और कुछ सर मेरे को, अच्छा सर आपको सोशो में कुछ नया पड़े ना तो मेरे को बता दीजिएगा सर, मैं भी देख लूंगा।
हाँ कुछ मैं सोचो में बताऊंगा, नया। ग्रुप है उसमें से पीवाई की डिसिप्लिन, पहले आप बेसिक्स तो तैयार करो तो बात के देखते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। नहीं सर, पीवाईक्यू तो अलग बात है सर, मतलब कुछ आप नया कोई न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो मेरे साथ शेयर करना, है ना? हाँ मैं बता दूंगा। कोई ठीक कोई है, सोशो का कोई न्यूज़ फॉलो कर रहे हो आप, ठीक है, जो सोशोलॉजी इसलिए रेलेवेंट कोई है अभी। न्यूज़ नहीं है बस, अच्छा, कोई न्यूज़ नहीं है। ऐसा कुछ अच्छा, न्यूज़ अच्छा, नहीं अच्छा। होता है, अलग से अपन तो सर आज आपको कोचिंग वाले आपको निकाल लगता के है कि दिखाएंगे। सर सोशियोलॉजी से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं सर, आपको हाँ लगता क्यों है? नहीं आते हैं, आते हैं। आते हैं ना? हम्म। जैसे मार्क्सिज्म वगैरह के आते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ गा, गवर्नमेंट गांधी। स्कीम जो पूछता है मोस्टली, जैसे सोशली सोसाइटी से रिलेटेड जो होती है, मतलब ऐसा नहीं हाँ, है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, पर हाँ 2-3 क्वेश्चन तो जरूर मिलते हैं डायरेक्ट आपको, अगर मतलब सोचोगे तो। उसको अपन उसमें गोली चीज देख सकते हैं, गोला एलिमेंट की, जो अपन इसमें पढ़ रहे हैं अरे मेंस में। जैसे पीआर अब की बार आया था उसका आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो वो सोशोलॉजी का हाँ, एक विषय हाँ, है, हाँ, सोशोलॉजी वो क्वेश्चन। नाइकर और पी आर मेंस में जब की रामस्वामी बार नाइक। ज्योतिबा फूले हाँ, का क्वेश्चन आया तो वो भी तो है ही ना, हाँ। तो ऐसा अरे आया सर, तो है ज्योतिबा ही। फूले का क्वेश्चन तो 2020 में भी आया था सर, प्रीलिम्स में। नहीं मतलब मैं मेंस की बात बता रहा हूँ, उधर भी आया था ना अब की बार, अच्छा। वो हाँ, कारण था, हाँ, हाँ, मूवी आई थी उसके, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा गया। हाँ। अरे, ज्योतिबा फूले मूवी और आई सर थी। एक चीज और आपसे डिस्कस करनी है सर, काफी हाइप बना रखी थी वो जो छत्रपति संभाजी की मूवी आई है ना, छावा, कि उस पे उससे क्या, शिवाजी पे हाँ वो क्वेश्चन बना आएगा, चढ़ा के शिवाजी। दिखाया गया है उसमें, उससे चलिए हाँ, मतलब सोशल रियलिटी वही। यूपीएससी को पता होता है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, छावा इम्पोर्टेंट है या ज्योतिराव फुले इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो वो पर चीज़। सर इसका एक्सपेक्ट कर रहा था मैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन की, भाई बागनक पे क्वेश्चन आ जाए या मराठा साम्राज्य पे क्वेश्चन आ जाए। नो 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 नहीं नो आया। नो, इतना ज़्यादा नहीं पता, यूपीएससी आजकल जिनका 100 साल भरते हैं नर्सरी हो जाता है 150-200, उनसे यूपीएससी हाँ वापस उसी ट्रेंड में आ चुका, तो आजकल यूपीएससी वो पूछ रहा है। सर, उषा मेहता नहीं पूछा सर, कांग्रेस रेडियो। अरे वो तो पूछा हुआ ना ऑलरेडी क्वेश्चन, उसमें क्या ही पूछेगा, कुछ नया अपडेट होगा तो जरूर पूछेगा, कुछ नया। वाईकोम सत्याग्रह नहीं सर, वाईकोम सत्याग्रह भी नहीं पूछा। वो भी तैयार करके गया था मैं, तो वाईकोम सारे सत्याग्रह। क्वेश्चन पूछने लायक नहीं होते हैं ना। वो आप जो भी पढ़ ठीक के है। आप जो पढ़ के जाओगे वही पूछेंगे, तो फिर और बच्चे पढ़ के जाएंगे, उनका क्या होगा। हाँ, वो भी है सर, ये वाली फीलिंग ना मेरे को 2024 में थी कि मैं जो पढ़ के गया वो नहीं आया। पर 25 में मेरा फीलिंग ये थी कि जो मैंने पढ़ा उससे मिलता जुलता आया। अब 26 में पता नहीं क्या होगा। नहीं आप धीरे धीरे और कमेंट करोगे तो आएगा पेपर उसी अकॉर्डिंग, उसमें क्या है। हाँ, पर यार सर 24 में तो मेरा बिल्कुल ऐसा था कि मैं क्या कर कौन सा पेपर दे रहा हूँ मैं, पास्ट है जो पास्ट क्या। उसको भूल जाओ, अब ज़्यादा सोचो मत, उसमें है ही फ्यूचर पे सर, ध्यान पर दो। वो हमेशा याद दिलाता रहता है मैं कहाँ से अब कहाँ आ गया हूँ धीरे धीरे। हाँ, तो वो पॉजिटिव चीज तो प्रोग्रेस को याद रखिए, नेगेटिव प्रोसेस को काहे याद रख रहे हो। ये भी ठीक है। बी ये भी सही कह पॉजिटिव, रहे हो आप। पॉजिटिव ये रहिए, भी आप ज़्यादा अच्छा है। ये ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो बढ़िया, फिर तो और- कंटिन्यू करते ठीक है रहिएगा, सर, फिर मिलते हैं अगले सैटरडे थैंक यू संडे। सर। सर अगले सैटरडे संडे अपन डिस्कस कर लेंगे, फिर आप बता देना कब क्लास लोगे। ठीक ठीक है, ठीक ठीक, चलो कोई ठीक है, दिक्कत नहीं है, कोई भी टाइम पे मेरे को कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक है सर, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ। ओके।